नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले 2 वीडियो हम लोग इसके पहले निकाल चुके हैं। 2 वीडियो को हम लोग पढ़ भी चुके होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। उन दोनों वीडियो में हमने सबसे पहली बार पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास और मानव की उत्पत्ति देखी थी, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास, और किस तरह से हमने देखा था कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास के क्रम में होमो सेपियंस का उदय लगभग 30,000 BC के आसपास टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में आता है। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इतिहास का पहला चैप्टर, जो हम लोग सिलेबस शुरू में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, पाषाण काल यानी स्टोन एज। यह ऐसा कालखंड है जिसमें मानव पत्थरों के बीच में रहता है, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता है, पत्थरों के आवासों में रहता है, पत्थरों के में ही नक्काशी करता है, उसी में चित्रकला का विकास करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस युग को कहा जाता है पाषाण काल। तो पाषाण काल के लिए हमें एक शब्द आता है इसके लिए कि पाषाण काल भारत के इतिहास में एक प्राग ऐतिहासिक काल है। ये शब्द देखिए भी, पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, इसको हम लोग प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है। तो इसको इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो जैसे ही शब्द का हमारे सामने ये प्राग ऐतिहासिक काल शब्द आता है, तो इसको समझने के पहले हम जाने आखिर ये है क्या चीज़, तो ये प्राग ऐतिहासिक शब्द है क्या। इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हम लोग साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। एक कहलाता है प्राग ऐतिहासिक, काल, दूसरा कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये हम शब्द को समझना है कि शब्द का मतलब क्या है, और अगला कहलाता है ऐतिहासिक काल। देखिए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो साक्ष्य, इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 तरह के साक्ष्य होते हैं। एक होता है लिखित और दूसरा पुरातात्विक। लिखित साक्ष्य जो हमको लिपि के रूप में ग्रंथों में साहित्यिक साक्ष्य के रूप में उपयोग आता है। पुरातात्विक साक्ष्य जिन उपकरणों का या आवासों का जहाँ जिनका मानव के द्वारा उपयोग किया गया है, उनको पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिस समय कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थे, लिखित साक्ष्य नहीं है, और यह पूरा का पूरा काल जो है, इस काल के जो भी हमारे पास साक्ष्य हैं वो पुरातात्विक काल है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास किसी तरह से कोई लिखित स्रोत नहीं है। जैसे आगे चलकर हम देखेंगे मौर्य काल के समय में, गुप्त काल के समय में अलग अलग जो है साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य के रूप में मेगास्थनीज की इंडिका, चाणक्य शास्त्र, कई साक्ष्य मिलते हैं जो मौर्य काल को समझने के लिए। तो इस समय सारे साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य, इस समय हमारे पास पत्थरों के उपकरण, उनके द्वारा आवास, उनके द्वारा बनाए गए हथियार, उनके द्वारा जो है उपयोग किए गए बनाए गए गुहा चित्र, यही सब साक्ष्य उस काल के होते हैं। ये सारे साक्ष्य जो है पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में देखते हैं, ये समझने के लिए इसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखित साक्ष्य है ही नहीं, यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, परंतु लिखित साक्ष्य का उपयोग किसी तरह से ना कर पाना। जैसे कि लिखित साक्ष्य जिस भी लिपि में लिखा है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में, इस समय का सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लिखित साक्ष्य हैं, लिपियां हैं, परंतु वो लिपि आज तक पढ़ी ही नहीं गई। इस तरह से यह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। और एक ऐसा काल जहाँ पर लिखित साक्ष्य भी हों और पुरातात्विक साक्ष्य भी हों, और दोनों का उपयोग किया जा रहा हो, उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो जो हमारा पाषाण काल है वो भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक कालखंड को दर्शाता है या उसकी विशेषता को लेकर चलता है। तो सबसे पहले अगर कभी कोई आपसे पूछे प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं, तो ऐसा कालखंड जहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही न हो,
अर्थात उस समय लिपि का अक्षरों का ज्ञान ही न रहा हो, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक, और उस समय जो भी साक्ष्य रहे हों पुरातात्विक साक्ष्य रहे हों, इस प्रकार के कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, परंतु लिखित साक्ष्य का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणवश से। इस प्रकार के काल को हम लोग ऐतिहासिक काल जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में देखेंगे। आगे चल के हम यहाँ से मौर्यकालीन समय लिखित साक्ष्य भी हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, दोनों का उपयोग भी कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग देखें तो पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का एक हिस्सा है। आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। ये तो केवल समझाने के लिए आपके लिए था कि किसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में देखिए तो भारत में प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ हमें समान कॉन्सेप्ट है, समान चीज़ें हैं कि आखिर प्रागैतिहासिक काल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले 1842 एडी में डॉक्टर प्राइमरोज, इसको जाने रहिए, कभी भी सवाल डायरेक्ट पीसीएस पे पूछ सकता है, प्री और मेंस दोनों में, कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के जनक कौन हैं। तो डॉक्टर प्राइमरोज, यह एक अंग्रेज थे। इनके द्वारा कर्नाटक में रायचूर जिला है, रायचूर जिला में लिंगसुगुर नामक स्थान पर पहली बार पाषाण उपकरण खोजे गए थे भारत में। और ये पाषाण जो पहले पत्थर के उपकरण थे, ये थे क्या, पत्थर के छुरा और तीर के फलक। अर्थात भारत में पहली बार पत्थरों के छुरे और पत्थरों के तीर के फलकों की खोज जो है डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा की गई थी कर्नाटक के रायचूर जिला के लिंगसुगुर नामक स्थान पर। इसलिए डॉक्टर प्राइमरोज को भारत में प्राग ऐतिहासिक इतिहास का जनक कहा जाता है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। इसको यहाँ पर सवाल कभी भी पीसीएस पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, प्री मेंस में, यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक इतिहास काल, यानी कि ऐसा इतिहास कालखंड जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का हो, अर्थात जो पाषाण काल से जुड़ता हो, उस इतिहास कालखंड की खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज के जनक माने जाते हैं। उसके बाद 1853 में जॉन इवांस महोदय द्वारा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर, एक स्थान है टी नरसिंहपुर, वहाँ पर टी नरसिंहपुर पर बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए। इस तरह से आगे चलकर लगभग 13 साल बाद 1853 ईस्वी में जॉन इवांस महोदय के द्वारा भी नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर नामक स्थान पर पाषाण उपकरण मिले, जिससे उन उपकरणों का उपयोग किया गया था। इसका मतलब धीरे धीरे हम लोग पाषाण कालीन उपकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलकर 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है, इसको अंडरलाइन करिएगा हम लोग। ये रॉबर्ट ब्रूस फुट जो उस समय जियोलॉजिकल इंडिया थी, जियोलॉजिकल सर्वे हो रहा था, जियोलॉजिकल सर्वेक्षण हो रहा था, उसके हेड थे, सर्वेक्षण के प्रमुख थे। और यह एक भूवैज्ञानिक थे। देखिएगा, कोई पुरातत्वविद नहीं थे, यह एक भूवैज्ञानिक थे। ये पूछा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे कौन, तो रॉबर्ट ब्रूस एक भूवैज्ञानिक थे। और इनके द्वारा पहली बार
चेन्नई, जिसको उस समय मद्रास कहा जाता था, इसके पहले मद्रास के निकट पल्वरम नामक स्थान पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम, पल्वरम अंडरलाइन करिए। यहाँ पर पल्वरम में एक हैंडेक्स, जिसको हम लोग कुल्हाड़ी कहते हैं, हैंडेक्स पास उपकरण प्राप्त हुआ था इनको। ये पत्थर का बना हुआ एक उपकरण था, इसको हैंडेक्स कहा जाता था, कुल्हाड़ी जो हाथ से प्रयोग में लाई जाती थी। तो रॉबर्ट ब्रूटफुट, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है कि रॉबर्ट ब्रूटफुट कौन थे, एक भूवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा कहाँ पर खोज की गई, पलवरम में है, कहाँ पर है, वर्तमान में तमिलनाडु में, चेन्नई या मद्रास के निकट है, वहाँ पर इन्होंने हैंडेक्स की खोज की थी। और इसी संस्कृत को हैंडेक्स संस्कृत कहा जाता है, जो दक्षिण भारत में आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग नीलपुरा पाषाण काल पढ़ेंगे। उसके बाद 1884 में विलियम किंग, इनको एलसी किंग, विलियम किंग द्वारा अतिरम पक्कम में भी एक हैंडेक्स की खोज की गई। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो प्रागैतिहासिक काल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी पाषाण काल एक प्रागैतिहासिक काल का एक हिस्सा है। तो जब हम लोग पाषाण काल को पढ़ने जा रहे हैं तो ये कुछ प्रागैतिहासिक काल के बारे में खोजें कहाँ से हुई, 1842, 1853, 1863, 1884, इस समय इन लोगों के द्वारा पाषाण कालीन उपकरण की खोज हुई, जिनसे हम लोग पाषाण काल को पढ़ने में हमें मदद मिली। इन सब के अलावा 1884 के बाद 1935 में डी टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में एक येल कैम्ब्रिज अभियान दल द्वारा शिवालिक, पाकिस्तान के क्षेत्र में, ध्यान दीजिए, शिवालिक पहाड़ी में पोतवार का पठार है, पोतवार के पठार में पाषाण उपकरणों की खोज हुई। इस तरह से हम लोग देखें तो 1935 डी टेरा पीटरसन के द्वारा शिवालिक पहाड़ी में पोतवार के पठार के क्षेत्र में पाषाण उपकरणों की खोज होती है। और आगे चलकर 1950 में स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को जुड़वा राजधानी बताया था। स्टुअर्ट पिगट ने अपनी किताब प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो भारत में प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर हम लोग समझें तो डॉक्टर प्राइमरोज, डॉक्टर इवांस, रॉबर्ट ब्रूटफुट, विलियम किंग, डी टेरा पीटरसन और स्टुअर्ट पिगट, इन सभी के द्वारा भारत में प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास के बारे में चर्चा की गई, उनके पाषाण उपकरणों के बारे में चर्चा की गई, उनसे संबंधित जलवायु परिवर्तन, उपकरणों के प्रकार, उपकरणों को बनाने के ढंग, इन सब के बारे में चर्चा की गई। इस तरह से हम एक शब्द अगर देखें कि भारत में प्रागैतिहासिक काल इतिहास का जनक कौन है तो डॉक्टर प्राइमरोज कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो इसकी जो खोज आगे जो वृद्धि जो होती है वो रॉबर्ट ब्रूटफुट के द्वारा होती है। रॉबर्ट ब्रूटफुट एक भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने मद्रास या चेन्नई के निकट पलोरम नामक स्थान पर एक हैंडेक्स नामक उपकरण की खोज की थी और यही हैंडेक्स संस्कृत दक्षिण भारत में कहलाती है। तो इस तरह से ये कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं। डॉक्टर प्राइमरोज है, रॉबर्ट ब्रूटफुट है, थे कौन, कहाँ खोज हुई, अत्रेपक्कम के बारे में, डी टेरा पीटरसन के बारे में। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं।
अब हम लोग आते हैं पहले चैप्टर पाषाण काल। क्योंकि पाषाण काल के सामने प्रागैतिहासिक काल लगता था, इसलिए मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल आखिर कहते किसे हैं। तो इतिहास के कालखंड का ऐसा समय, ऐसा इतिहास का ऐसा समय जिस समय हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य कोई नहीं था, सारे पुरातात्विक स्रोत थे, और उस कालखंड को पढ़ने समझने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। उस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और उसका पूरा विकास। चलिए अब हम लोग आते हैं पहले चैप्टर पर, जिस चैप्टर का नाम है पाषाण काल। अब हम लोग इतिहास के पहले हिस्से पे आ रहे हैं। तो अब सभी लोग इतिहास के इस पहले हिस्से को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि किताबों में प्रायः यहीं से मिलता है पाषाण काल के बारे में। थोड़ा फैक्चुअल है, कॉन्सेप्ट भी है, मेहनत करना पड़ेगा एक बार आपको। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा फैक्चुअल, बार बार कहता हूँ फैक्चुअल है, इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार क्लियरिटी आएगी, इसलिए इसको बार बार पढ़ना है इस चैप्टर को। अब सवाल पूछे जा रहे हैं इससे, यहाँ से, इसलिए इसको नेगलेक्ट भी नहीं करेंगे। चलिए स्टोन एज, पाषाण काल को हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक कहलाता है पूरा पाषाण काल, दूसरा कहलाता है मध्य पाषाण काल, तीसरा कहलाता है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसको हम पेलोजेइक एज कहते हैं, इसको हम पेलोलिथिक एज कहते हैं, इसको हम आपको मेजोलिथिक एज कहते हैं, इसको हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं। 3 शब्दों में हम लोग अलग अलग इसको देखते हैं। पूरा पाषाण काल को अगर हम लोग देखें तो यह समय, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हर एक किताबों में अलग अलग किताबों पढ़ेंगे तो अलग अलग डेटा मिलेगा। इससे लिए बहुत ज़्यादा इन सब डेटा में नहीं पढ़ना है आपको। ये 5 लाख से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक जो मानक किताब है उसमें है। ये 10,000 से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व तक, और ये 8,000 से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक। तो ये इनका सबका कालखंड देखते हैं। पूरा पाषाण काल अपने आप में लगभग 4,90,000 वर्ष लिए हुए, मध्य पाषाण काल लगभग 2,000 वर्ष लिए हुए हैं, और नव पाषाण काल लगभग अपने आप में 2,000 वर्ष लिए हुए। यानी कि पूरा पाषाण काल एक बहुत बड़ा कालखंड है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो सरलता के लिए इसको भी 3 भागों में बांट लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा और आसान हो जाए। क्योंकि पूरा है तो इसको सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो चूँकि पूरा पाषाण काल एक बहुत बड़ा कालखंड अपने आप में समाहित किए हुए है, इसलिए इसको समझने के लिए इसमें अलग अलग कालों में कुछ अलग अलग विशेषताएं रहेंगी। उपकरणों का बेस बदल जाएगा, उपकरणों को बनाने की विधियां बदल जाएंगी, उपकरणों के प्रकार बदल जाएगा, यहाँ तक कि लोगों के जीवन के रहने का तरीका बदल जाएगा। इसलिए अलग अलग कालखंड को हम लोग अलग अलग हिस्से में बांट लेते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। लोअर पेलियोलिथिक एज, मीजो पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। अब इसको अगर हम लोग देखें कि 5 लाख से लेकर पूरा कालखंड 5 से लेकर 10,000 में है, तो ये 5 लाख से लेकर 50,000 तक है, और यह 50,000 से लेकर 40,000 है, और ये जो है कालखंड 40,000 से 10,000 तक है। अभी हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था कि जो मानव की उत्पत्ति वो लगभग 30,000 ईसा पूर्व हुई थी।
तो 30,000 ईसा पूर्व का मतलब उच्च पुरापाषाण काल, यानी आधुनिक मानव होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस का उदय आज बात कभी पूछे तो उच्च पुरापाषाण काल में होता है। ये हम लोगों ने कल देखा था, कल के वीडियो में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में भी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। अगर हम समय को एक बार फिर से देखें तो 5 लाख से लेकर 50,000, 50,000 से लेकर 40,000, 40,000 से लेकर 10,000, 10,000 से लेकर 8,000 और 8,000 से लेकर 6,000। और इस पूरे कालखंड को, पाषाण काल को अगर हम लोग देखें तो 5 लाख से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद उन्नत सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आपका झूकर झाकर संस्कृति, संस्कृत के रूप में हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद अपने यहाँ पर वैदिक संस्कृत का हम लोग आगमन देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये इतने बड़े हिस्सों में बांट लेते हैं। अब एक एक को हम लोग उठाकर देखते हैं। जैसे हम लोग इसको देखेंगे निम्न पुरापाषाण काल में, इस समय केवल क्वार्टजाइट पत्थर का यूज होता है। इस समय में क्वार्टजाइट के साथ फ्लिंट, जस्पर, चार्ट का यूज होने लगता है। यहाँ भी वही पत्थर चलते हैं। यहाँ पर चॉपर, चॉपिंग और क्लीवर होते हैं, उपकरणों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो ब्यूरिन, पॉइंट, स्क्रेपर, इनका यूज होने लगता है। ये उच्च पुरापाषाण काल में लगभग यही उपकरण चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर नया ये आता है कि यहाँ पर चित्रकारी की पहली बार साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका में। और यहाँ पर अस्थि निर्मित आपका बेला नदी घाटी में लोहदा नाले के पास में उत्तर प्रदेश में एक यहाँ पर जो है हमको अस्थि की मूर्ति माता देवी की मिलती थी। ये नयापन आता है यहाँ पर। तो ये काल इस काल से अलग हो जाता है। इस काल में आ जाएंगे तो मध्यपाषाण काल में ये पूरा प्लीस्टोसीन काल का युग था। हिमयुग खत्म हो जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ टेम्परेचर अधिक तेज़ी से बढ़ता है। छोटे छोटे जीव जंतु वनस्पतियाँ का प्रादुर्भाव होता है। तब छोटे जीव जंतुओं को मारने के लिए हथियार छोटे छोटे चाहिए। इसलिए इस काल को हम लोग माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। इस समय 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक छोटे छोटे औजार, ऐसे औजार जो तिकोने हैं, क्योंकि घुमा के अगर आप फेंक के प्रच्छन्न पात्र में फेंकेंगे तो कोई ना कोई कोना जाके जानवर को लगेगा और उसको घायल करेगा। इसमें 9 चंद्राकार आकार के औजार बन रहे हैं। ये इसलिए बन रहे होते हैं क्योंकि जब आप कभी हमला करते हैं छोटे जानवरों पर तो कोई कोना जाके उसके ऊपर लगे। समलंबकार के आकार के औजार बन रहे हैं कि कोई ना कोई कोना जाए और नुकीला कोना जाके लगे। तो ये सब हम मध्यपाषाण काल में देखेंगे। नवपाषाण काल को तो एक क्रांति ही कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो कुछ था, इस समय सब कुछ बदल दिया जाता है। इस समय जो ये पूरा कालखंड है, मनुष्य को एग्रीकल्चर, कृषि का ज्ञान नहीं है। मनुष्य अभी भी यहाँ पर खाद्य संग्राहक है। पशुपालक के रूप में यहाँ पशुओं का पालन शुरू हो जाता है। यहाँ पर मध्यपाषाण काल में पढ़ेंगे तो बागौर और आदमगढ़ में पहली बार पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। परंतु यहाँ चल के मनुष्य कृषि करना शुरू कर देता है। कृषि करता है तो एक स्थायी निवास बनाता है, स्थायित्व आ जाता है मानव के जीवन में। कृषि करता है तो साल भर कृषि की फसल लेने के लिए उस स्थान पर रुकेगा, इसलिए उसके ऊपर स्थायित्व आएगा। कृषि में उपज पैदा होगा तो उपज को रखने के लिए बर्तन चाहिए, इसलिए मृदभांड उद्योग का डेवलपमेंट होता है। इस समय यहाँ पर पशुपालन भी अपने बड़े चरम पर आता है। यहाँ पर रुककर मनुष्य के द्वारा जो है चकमक उद्योग, पालिशदार उद्योग पालिशदार हथियारों का उपयोग करता है। तो इस तरह से देखा जाए कि नवपाषाण काल में मनुष्य का जो है जीवन जो है इसके पहले के काल से एकदम परिवर्तन हो जाता है। इसलिए गार्जियन चाइल्ड ने कहा था कि नवपाषाण क्रांति शब्द का यूज इसके लिए गार्जियन चाइल्ड महोदय ने दिया था। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए, जो मैं आपको शार्ट में बता रहा था कि हर एक कालखंड की अपनी अपनी एक विशेषता है। तो आइए हम एक एक कालखंड को उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं। एक एक कालखंड पढ़ने के समय हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए आखिर जो था उस समय मनुष्य था कैसे, उपकरण क्या थे और कौन कौन थे, और किन किन क्षेत्रों, इससे संबंधित क्षेत्रों का नाम, अगर और कोई खास विशेषता है तो वो। आइए अब एक एक पहला चैप्टर पहला हिस्सा उठाते हैं, निम्न पुरापाषाण काल। चलिए भाई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला निम्न पुरापाषाण काल। तो हम पुरापाषाण काल एक साथ पैरेलल ले लेते हैं ताकि समझना आसान रहे।
निम्नपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल और उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल, निम्नपुरा पाषाण काल में देखते हैं। सबसे पहली बार देखिए सबका हम कालखंड देखते हैं एक साथ। आखिर ये भारतीय थे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब चूँकि एक साथ सब समाहित रूप में देख रहे हैं। तो ये 5 लाख से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व, ये 50,000 से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व, और यह 40,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व। तो पहला देखिए हम लोग इसमें अंतर कालखंड को लेते हैं। यानी निम्नपुरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000, ये 50,000 से 40,000, ये 40,000 से 10,000। अगला देखते हैं जो निम्नपुरा पाषाण काल है, इस समय उपकरण बनाने के लिए कोर पद्धति, कोर प्रणाली, ये है क्या समझेंगे अभी। इस समय फलक संस्कृति, इसको हम लोग फलक के सहारे उपकरण बनते थे, इसको हम लोग ब्लेड संस्कृति कहते थे, ब्लेड संस्कृति। इसको हम लोग कोर संस्कृति कह सकते हैं समझने के लिए। ये है क्या अभी देखते हैं। इस समय जो उपकरण हमारे हैं वो उपकरण चापर, चॉपिंग और क्लीवर, इसको हम लोग बिदारड़ी बोलते हैं। इस समय का जो उपकरण है हमारे यहाँ पर जब आते हैं तो इस समय खुरचीनी, इसको हम लोग स्क्रैपर बोलेंगे। इस समय हम लोग देखेंगे पॉइंट, जिसको हम लोग तक्षड़ी बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ब्यूरिन पॉइंट, तो खुरचीनी, तक्षड़ी और बेधनी। देखिए इसके पहले हम लोग यहाँ पर बेधनी और तक्षड़ी, ये आखिर है क्या देखते हैं। ये उपकरण है, उस समय इस विधि से ये उपकरण बनाए जाते थे, उस समय इस विधि से ये सब उपकरण बन रहे हैं, और यही सारे उपकरण यहाँ भी चल रहे हैं। इस समय खुरचीनी, बेधनी, तक्षड़ी, ये सारे उपकरण यहाँ भी चल रहे हैं। और ब्लेड, इसकी अधिकता इसलिए ब्लेड संस्कृति हो गई। आइए एक एक देखते हैं। पहले इनमें अंतर देख लेते हैं, फिर हम सभी के संबंधित स्थल की तरफ चलते हैं, फिर एक मैप बना के सबको समझते हैं। तो देखिए कोर संस्कृति, फलक संस्कृति और ब्लेड संस्कृति। तो सबसे पहली बात देखिए, सारे पत्थर, कोर संस्कृति हो चाहे फलक संस्कृति हो चाहे ब्लेड संस्कृति हो, इन सबका संबंध है नदियों में जो पत्थर बह रहा है। तो देखिए जब एक पत्थर, ये कोई नदी है और इसमें कोई ये पहले कोई इस तरह आकार का कोई पत्थर है, ये पत्थर इस नदी में बहता हुआ चला आता है, तो नदी के किनारों में और नदी के घाटी में ये पत्थर टकरा कर इसके ये जो बाहर नुकीले हिस्से हैं, ये नुकीले हिस्से धीरे धीरे कट जाते हैं और यह पत्थर लास्ट में घूमते फिरते ऐसे, पहले इसके कमी होती है, फिर लास्ट में पत्थर लगभग जो है गोल आकार में रह जाता है। इस गोल पत्थर को कहा जाता है पेबुल, इसको पेबुल कहा जाता है, पहले समझिए। तो पेबुल एक पत्थर है जो नदी घाटी में बहते हुए आते हैं और बार बार वो किनारों से, नदियों के किनारों से, नदियों में पाए जाने वाले चट्टानों से टकरा कर उसके जो किनारे हैं वो सब, अब जो किनारे हैं वो सब कट जाते हैं, टूट जाते हैं और एक गोल पत्थर के रूप में, गोलास्म के रूप में ये सामने बाहर आता है, एक गोलास्म के गोले के रूप में बाहर आता है, इसको पेबुल कहा जाता है। और इसी पेबुल को जब हम लोग
जब इसको हम लोग तोड़ते हैं, देखिए ये एक गोल पत्थर है, जब इसको हम पटकते हैं, तोड़ते हैं, तो पत्थर के किनारे किनारे के कुछ हिस्से हैं जो ये हिस्से टूट जाते हैं। ये किनारे किनारे के हिस्से अलग हो जाते हैं, ये हिस्से, और ये बड़ा हिस्सा अंदर का बचा रहता है। इसी बड़े हिस्से को कोर कहा जाता है और टूटे वाले हिस्से को फलक कहा जाता है। मतलब कि एक बड़े से पत्थर को तोड़ने के बाद जब कभी एक पत्थर को हम तोड़ते हैं तो किनारे निकल जाते हैं, जो किनारे निकलेंगे उन्हीं को फलक कहा जाता है। जो पत्थर का बड़ा हिस्सा बचेगा उसी को कोर कहा जाता है। और इसी बड़े हिस्से से यहाँ पर कोर, इसी पत्थर से यहाँ पर ये चापर, चॉपिंग और बिदाड़ी नामक उपकरण बन रहे हैं, इसलिए इसको कोर संस्कृत के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि कोर भारी होता है, इससे मजबूत होता है और इससे अपेक्षाकृत भारी, बड़े और ख़तरनाक जानवरों को मारा जा सकता है, अपनी आत्मसुरक्षा की जा सकती है। क्योंकि इस समय मानव पूर्णतः पशुओं के शिकार पर निर्भर था, इसलिए इसको कोर संस्कृत और इनके औजारों को चापर, चॉपिंग और क्लीवर ये कहा जाता है। चापर, चॉपिंग और क्लीवर यानी बिदाड़ी कहा जाता है। आइए इन सबको देखें। इसी कोर पत्थर को अगर हम उठा लेते हैं और इस कोर पत्थर से हम ऐसा उपकरण बनाते हैं जो एक तरफ से नुकीला रहे, ऐसे नीचे पकड़ लिया जाए और इसका एक हिस्सा ये नुकीला रहे ऐसे, तो इसको चापर कहते हैं। लेकिन जब दोनों हिस्से नुकीले रहे, दो तरफा धार रहे, इसमें दोनों तरफ धार रहे और ये पकड़ने के लिए नीचे ऐसे रहे, दो तरफा धार रहे, इधर भी धार है देखिए और इधर भी धार है, तो उसको चॉपिंग कहते हैं। तो एक तरफ धार वाले को चापर, दोनों तरफ धार वाले को चॉपिंग। और ऐसा पत्थर हो जब उसमें दो दो धार ऐसे हों तो उसको देखिए ऐसे रहे, एक ही तरफ दो दो धार रहे, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, तो उसको क्लीवर या बिदाड़ी कहते हैं। पेड़ों की छालों में से ये देखिए, ये काटने चीरने के लिए इन सब का उपयोग किया जाता था। पेड़ को काटना हो, जानवर को काटना हो, तो इन सब का उपयोग उस समय किया जाता था। इस तरह से देखा जाए तो कोर संस्कृत में जो उपकरण हैं वो चापर हैं, चॉपिंग है और बिदाड़ी हैं। ये उपकरण जिन जिन स्थलों में पाएंगे अभी हम लोग भी आगे देखेंगे। तो हम लोग अगर निम्न पुरापाषाण काल के बारे में समझें तो इस संस्कृत का काल 5 लाख से लेकर 5000 है। इस समय कोर संस्कृत थी। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें इसी निम्न पुरापाषाण काल में, और अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरह के औजार पाए गए हैं, यानी कुल्हाड़ी नुमा। देखिएगा ये जैसे तरह से कुल्हाड़ी, इनको हैंडेक्स कहा जाता है। इनको हम लोग हैंडेक्स देखेंगे अभी, यानी हैंडेक्स ये और यहाँ ऐसे पकड़ कर ये हैंडेक्स कुल्हाड़ी नुमा, तो इनको हम लोग हैंडेक्स कहते हैं। ये दक्षिण भारत में पाए गए थे। इन्हीं की खोज पलवरम में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने और विलियम किंग के द्वारा अत्रिपक्कम में की गई थी। और ये चापर, चॉपिंग, इनकी खोज डी टेरा और पीटरसन और डी एन वाडिया के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो चापर, चॉपिंग, बिदाड़ी और हैंडेक्स ये सारे जो उपकरण हैं ये सब निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण हैं। इसीलिए उपकरणों के आधार पर निम्न पुरापाषाण काल को 2 भागों में बांट देते हैं। एक कहलाता है चापर और चॉपिंग संस्कृति, और एक कहलाता है हैंडेक्स संस्कृति। ये हैंडेक्स दक्षिण भारत की संस्कृति है और ये उत्तर भारत की संस्कृति है। तो इस तरह से निम्न पुरापाषाण काल को उपकरणों के आधार पर 2 अलग अलग संस्कृतियों में बांटते हैं। एक चापर चॉपिंग संस्कृति, दूसरा हैंडेक्स संस्कृति। यह उत्तर भारत की संस्कृति है और यह दक्षिण भारत की संस्कृति है। जहाँ पर ये दोनों औजार पाए जाएंगे वह स्थान एक है जम्मू कश्मीर में चौंतरा में
चापर चापिंग के भी औजार मिले हैं, प्लस हैंडेक्स के भी औजार मिले हैं। इसीलिए इसको उत्तर और दक्षिण भारत के मिलन का स्थल कहा जाता है चौंतरा। कभी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पर चापर चापिंग और हैंडेक्स दोनों के औजार पाए गए हैं? चौंतरा। यहाँ पर चापर चापिंग पाया गया और हैंडेक्स, वरना हैंडेक्स दक्षिण भारत में है और ये उत्तर भारत में है। अब इस चापर और चापिंग संस्कृत की खोज डी.एन. वाडिया ने 1928 ईस्वी में की थी, और उस पर विस्तृत काम किया था डी. टेरा पीटरसन ने 1935 ईस्वी में। हैंडेक्स की खोज बारे पहले बता चुका हूँ मैं आपसे। 1863 में रॉबर्ट वुडफुट नामक भूवैज्ञानिक ने तमिलनाडु में मद्रास या चेन्नई के निकट हैंडेक्स की खोज की थी। आगे चलकर विलियम किंग के द्वारा, एल.सी. किंग के द्वारा हैंडेक्स की खोज अत्रिमपक्कम में की जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो निरपुरा पाषाण काल को हम लोग बहुत कम शब्दों में, इसका समय ये है, ये पद्धतियाँ थी, उसमें ये औजार बनते थे, ये उत्तर भारत में पाए गए और ये दक्षिण भारत में पाए गए। अब कहाँ कहाँ पाएंगे, इसलिए अगला पोर्शन इनके स्थल से संबंधित जुड़ा हो जाएगा। कौन कहाँ कहाँ है, तो बड़ा सिंपल से कुछ नाम है, देखिए बता दे रहा हूँ। कश्मीर में 2 जगह, एक तो पोतवार का पठार, ये वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, नमक की पहाड़ी और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे पोतवार का प्लेटो, कश्मीर में यहाँ पाया जा रहा है। कश्मीर में लिद्दर नदी है, लिद्दर नदी घाटी है, एक नदी घाटी के तट पर एक पहलगाम स्थान है, तो पहलगाम में भी चापर चापिंग हमको जो है उपकरण मिलते हैं, वो संस्कृत मिलती है। इसके अलावा राजस्थान के मरुस्थल में, मरुभूमि में डींडवाना में, महाराष्ट्र के नेवासा में, उत्तर प्रदेश के, देखिए उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद के पास में है बेलन नदी घाटी। उसके बाद एमपी में हम लोग अगर देखें, मध्य प्रदेश में ये 2 जगह पर हैं, एक भीमबेटका और दूसरा अगर हम लोग देखें तो टी नरसिंहपुर। तो अगर हम निम्नपुरा पाषाण काल को समझने का प्रयास करें तो निम्नपुरा पाषाण काल 5 लाख से लेकर 5000 वर्ष पूर्व तक एक ऐसा समय था जिस समय मनुष्य को, यानी मानव को कृषि का ज्ञान नहीं है। इसमें मानव को किसी तरह कृषि का ज्ञान नहीं है। मानव के द्वारा पशुओं का आखेट करके, शिकार करके, मछलियों को पकड़कर या कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन किया जा रहा है। इस समय मानव जो है अगर देखा जाए तो केवल खाद्य संग्राहक से के स्तर तक ही है, खाद्य उत्पादक नहीं है। खाद्य उत्पादक वो नौ पाषाण काल, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो 9 पाषाण काल में बनेगा। इस तरह से मानव को न कृषि का ज्ञान है, खाद्य संग्राहक के रूप में यहाँ मानव है। इस समय के मानव को आग का ज्ञान तो है परंतु उसका उपयोग वो नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो ये कुछ बेसिक विशेषताएं हैं जो कि हम लोग निम्नपुरा पाषाण काल में देखते हैं। तो निम्नपुरा पाषाण काल को कभी समझना हो तो चापर चापिंग संस्कृत उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में। चापर संस्कृत के बारे में देखिए 2 लोग, डी.एन. वाडिया ने 1928 में इसकी खोज की थी और डी. टेरा पीटरसन के द्वारा 1935 में इस पे काम किया गया था। हैंडेक्स संस्कृत को बता चुका हूँ मैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1863 पल्लवरम, और विलियम किंग 1884 अत्रिमपक्कम।
तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसको आप एक दो बार जब पढ़ेंगे तो कंपेयर जब कभी करेंगे तो चापर, चापिंग, बिदाड़ी इसमें है, खुरचरी, बेधनी, तक्षण जिसको हम लोग स्क्रेपर कहेंगे, पॉइंट कहेंगे और ब्यूरिन कहेंगे आगे चलकर, तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो ये हमारा भी पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है, इसको हम लोग कह रहे हैं निम्न पुरा पाषाण काल। आइए अब उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल में चलते हैं। तो मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में जान लीजिए कि जिस तरह से इसकी खोज का श्रेय D.N. वाडिया को और इसकी खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है, उसी तरह से इनकी खोज का श्रेय H.D. संकालिया को है। H.D. संकालिया को मध्य पुरा पाषाण काल की खोज का श्रेय दिया जाता है। मध्य पुरा पाषाण काल का जो समय है वो 50,000 से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व है। इस समय तक मैंने आपको उदाहरण बताया था। अब जो औजार बन रहे हैं वो फलकों से बन रहे हैं, इसीलिए इसको फलक संस्कृत कह रहे हैं और इसको कोर संस्कृत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके तुलना में देख लीजिए ये 5 लाख से 50,000 मतलब 4.5 लाख समय था। अब समय बदल रहा है, जानवरों का आकार थोड़ा इसके कंपेयर में छोटा हो रहा है, इस छोटे मिले उनका शिकार कर रहे हैं, तो फलकों का प्रयोग करने से इसको फलक संस्कृत कहते हैं। इसमें देखिए जो औजार हैं उनको स्क्रेपर, पॉइंट और ब्यूरिन कहा जाता है। तो ये स्क्रेपर है, ये पॉइंट है और ये ब्यूरिन है। जो ये पॉइंट है देखिएगा, ये औजार ऐसा है कुछ, इसका एक हिस्सा पतला और नुकीला है, सुई की तरह होता चला जा रहा है। इसका ये हिस्सा पतला व नुकीला है, इसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। ये कभी भी कोई पेड़ छाल में को बेस बनाने के लिए, ताकि उसको बेस से फाड़ा जा सके, उपयोग होता था। ब्यूरिन देखिए, ब्यूरिन एक ब्लेड की तरह था। ये जो उपकार था एक ब्लेड की तरह था, जिसकी जो है लंबाई और चौड़ाई ये दुगनी रहती थी, लंबाई चौड़ाई की तुलना में दुगना रहा करता था। और ये इस पे जो बनता था, तो 3D में हम लोग देखेंगे तो इस तरह बनता था कि इसका जो पूरा किनारा है, ये पूरा किनारा इस तरह एक किनारा आगे आता था। मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे जुड़ा रहा करता था ये। तो ये ब्यूरिन के रूप में काम करता था। स्क्रेपर, ये जो स्क्रेपर है इसको हम लोग खुरचीनी के रूप में कहते थे। ये होता था औजार ऐसा था, लेकिन इसका जो आगे का हिस्सा हुआ था उसमें कई ऐसे बने रहते थे। ये जानवरों की खाल निकालने के लिए और पेड़ की छाल छीलने के लिए स्क्रेपर के रूप में यूज होता था, स्क्रेपर। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मध्य पुरा पाषाण काल में जो औजार हैं वो स्क्रेपर हो, पॉइंट हो, ब्यूरिन हो, वो देखिए हमारे सामने औजार आते हैं। जैसे यहाँ पर था चापर, चॉपिंग था, चापर, चॉपिंग, क्लीवर और हैंडेक्स था, वैसे यहाँ पर स्क्रेपर, पॉइंट और ब्यूरिन आता है। फर्क कितना है, ये कोर संस्कृत था और यहाँ के लिए जो उपकरण यूज होते थे देखिए वो क्वार्टजाइड के पत्थर, ये क्वार्टजाइड के पत्थर से ये चापर, चॉपिंग और हैंडेक्स बनते थे। यहाँ जो है उपकरण हैं ये क्वार्टजाइड के तो बन रहे हैं, इसके साथ साथ फ्लिंट, चार्ट और जिस्पर। इसका मतलब यहाँ पर क्वार्टजाइड के और यहाँ पर क्वार्टजाइड के अलावा अगर फ्लिंट का या चार्ट का या जिस्पर किसी का फलक मिल जाता था, उससे भी उपकरण बन जाते थे। तो यहाँ पर उपकरण के जो पदार्थ हैं जिसका जो बेस है वो भी बदल गया। यहाँ क्वार्टजाइड है, यहाँ उसके अलावा फ्लिंट, चार्ट, जिस्पर है। यहाँ कोर प्रणाली है, यहाँ पर फलक प्रणाली है। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो इस समय के 3 स्थल हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक नेवासा, ये नेवासा जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, महाराष्ट्र में नेवासा। ये नेवासा प्रवरा नदी के तट पर है, प्रवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र में है नेवासा। दूसरा चिरकी, ये नेवासा के नज़दीक है।
अगला देख लीजिएगा, ये है हथनौरा। यहाँ पर मानव कंकाल मिला है, हथनौरा में मानव कंकाल। तो इस तरह से देखा जाए तो मध्यपुरा पाषाण काल में 3 स्थल हैं, नेवासा, चिरकी और हथनौरा। जिस तरह से यहाँ पर भीमबेटका, टी नरसिंहपुर, पोतवार का पठार, पहालगांव, डिंडवाना, नेवासा और बेलन घाटी। अभी इनमें से केवल आप अगर मुझसे पूछा जाए तो केवल नेवासा के अलावा किसी भी नाम की ज़रूरत एग्जाम के दृष्टिकोण से। दूसरा हथनौरा, सबसे पहली बार मानव कंकाल कहाँ से मिले? हथनौरा से। नेवासा किस काल का स्थल है? रियल में इसको मध्यपुरा पाषाण का प्रारूप स्थल कहा जाता है। देखिएगा, प्रारूप स्थल कहते हैं, जो उसे ये मध्यपुरा पाषाण काल की सारी विशेषताएं यहीं पर पाई गई हैं। इसीलिए नेवासा भले यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर शुरुआती दौर पे है। यहाँ मध्य पाषाण काल की पूरी विशेषताएं उसकी नेवासा की पे यहाँ मिलती हैं। आइए आगे आते हैं। उच्चपुरा पाषाण काल में आते, जैसे हम बता चुके हैं, उच्चपुरा पाषाण काल 4000 से लेकर 10,000 के बीच में है। इस समय खुरचनी, बेदनी, तक्षणी वही सब रहते हैं। 40,000 से लेकर 10,000 के बीच में है। आइए इसको आगे देखो, खुरचनी, बेदनी, तक्षणी, ये यहाँ के औजार हैं। ब्लेड संस्कृत, देखिए इनके बारे में तो आप देख ही चुके हैं। ब्लेड संस्कृत मतलब ब्लेड के आकार के, जैसे कि हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं ब्यूरिन की तरफ से, ये ब्लेड के आकार के यहाँ औजार बन रहे हैं। और दोनों किनारों पर, ये भी किनारा और ये भी किनारा, दोनों किनारे यहाँ पर जो हैं वो दोनों किनारे नुकीले हैं, इसीलिए इसको ब्लेड संस्कृत के नाम से जाना जा रहा है। ब्लेड के दोनों किनारे नुकीले होते हैं, उधर इसको ब्लेड संस्कृत के नाम में जाना जाता है। यह काल क्यों फेमस है, क्यों अलग है थोड़ा इनसे? इसलिए अलग है कि ये पूरा हिम युग है, यहाँ भी हिम युग है, और यह ऐसा समय है कि जब हिम युग खत्म हो रहा है, धीरे धीरे तापमान में वृद्धि हो रही है। तो यह एक ऐसा कालखंड है जिसमें हिम युग की समाप्ति हो रही है और धीरे धीरे तापमान में वृद्धि हो रही है, अर्थात हम नए परिवर्तन की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये आता है कि जो आधुनिक मानव है, होमो सेपियंस, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय होता है। और दूसरा है हिमयुग की समाप्ति, हिमयुग की समाप्ति। तो हिमयुग की समाप्ति और आधुनिक मानव होमो सेपियंस को उदय। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस की कपाल क्षमता जो थी, सिफालिक कैपेसिटी थी, वो बहुत अधिक थी, जो कि हम लोग के पूर्वज हैं। तो इसके द्वारा दो नई चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एक तो चित्रकारी और दूसरा नक्काशी। तो उच्चपुरा पाषाण काल में चित्रकारी और नक्काशी को पहली बार शुरुआत होती है। चित्रकारी में ये जो भीमबेटका की गुफा है, ये मध्य प्रदेश में पाई गई थी। यहाँ पर भीमबेटका की गुफा में, भीमबेटका की गुफा की दीवारों में, इनको गुहा चित्र कहते हैं, गुफा की दीवारों में इसी काल में पहली बार चित्रकारी की जाती है। तो कभी सवाल पूछे तो भीमबेटका की गुफा चित्रकारी किस काल का है? तो उच्चपुरा पाषाण काल में। इस समय भीमबेटका की गुफा में 1 से लेकर 2 मीटर लंबे चित्र रहते थे, और यह चित्र जो है विभिन्न प्रकार के जानवर हैं। उस समय हिरन था, बारहसिंगा था, भालू था, सुअर था, इन सब के वो चित्र रहते हैं। और ये बड़े बड़े चित्र दिखाता है कि उस समय जानवर को भयावह के रूप में देखते थे, खतरे के रूप में देखते थे। एक हिरन को कई लोग साथ मिल के मारते हुए चित्र में दिखाया गया है, जिससे इनका शिकार करना ये दिखाया गया है। इसका मतलब ये चित्रों में एक भीषणता, एक ये समझ में आता है कि जानवरों से डर रहे हैं, क्योंकि जानवरों के आकार बड़े बड़े बनाए हैं। इस समय
हरे व गहरे लाल रंग का उपयोग किया गया था चित्रों में। वाकाणकर महोदय ने इस भीमबेटका गुफा की खोज की थी। ये जो भीमबेटका गुफा है ये एमपी में रायसेन जिला है। एमपी में रायसेन जिला में भीमबेटका गुफा पाई गई है। तो इस तरह से पहली बार चित्रकारी के साक्ष्य एमपी के रायसेन जिले के भीमबेटका में मिलते हैं। इसमें 1 से 2 मीटर लंबे चित्र थे, गहरे व लाल रंग के थे। वाकाणकर महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसमें लगभग 600 गुफा चित्र हैं, पर हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। नक्काशी में इस समय हम लोग अगर देखें तो नक्काशी में बेलन नदी घाटी में एक लोहंदा नाला है। लोहंदा नाला में हड्डी से अस्थि निर्मित मानव की अष्ट निर्मित मातृ देवी की मूर्ति। तो इस तरह से नक्काशी के रूप में गुफाओं में चित्रकारी की गई, नक्काशी की गई। इनके अलावा अस्थियों को में पहली बार तक्षणी ब्यूरिन के माध्यम से, जो ब्यूरिन था, ब्यूरिन ये अस्थियों में, कमज़ोर चट्टानों में, मुलायम चट्टानों में और गुफाओं में नक्काशी करने का काम तक्षण का काम जो है ब्यूरिन के माध्यम से किया जाता था। क्योंकि ब्यूरिन पहले आ चुका था, इस काल में ब्यूरिन चल रहा है, तो ब्यूरिन की मदद से यहाँ पर अस्थि हड्डियों पे नक्काशी की गई, मूर्ति के रूप में उसको बनाया गया। और ऐसी पहली मूर्ति लोहदा नाले बेलन नदी घाटी में इलाहाबाद के समीप अस्थि निर्मित एक माँ देवी की मूर्ति मिलती है। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो हम लोग पूरा पाषाण काल को हम लोगों ने अध्ययन के दृष्टिकोण से देखिए 3 पार्टों में बांटा था। निम्न पुरा पाषाण काल, उच्च मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। इनकी ये समयावधि है। इनके द्वारा इस संस्कृत से आधार औजार बनाए गए, इन पत्थरों से बनाए गए, ये औजार बनाए गए। औजारों की बनावट कुछ ऐसी थी जो हम लोगों ने देखा। इन स्थानों पर इनके पाषाणकालीन उपकरण पाए गए। इस तरह से कभी भी हम किसी भी पाषाणकालीन संस्कृत को पढ़ेंगे तो हमारा बेस यही हो, आखिर वो कालखंड क्या है, उनके औजार बनाने के आधार क्या थे, औजारों की बनावट, नाम क्या थे, बनावट क्या थी, पत्थर का बेस क्या था, और नॉर्मल सा ये चीज़ें जो हैं ये पूरे समय चलती रहीं। क्योंकि मनुष्य अभी भी यहाँ पर न इनको कृषि का ज्ञान है, अतः यहाँ भी खाद्य संग्राहक हैं, यहाँ भी खाद्य संग्राहक हैं, यहाँ भी आयावार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ भी आयावार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस फर्क आएगा नवपाषाण काल में, इसलिए उसको क्रांति के रूप में हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, हम लोग का अब इसका अगला हिस्सा होगा मध्य पाषाण काल, वो हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।